हेलो नमस्कार सभी को टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे वैदिक काल ऐतिहासिक काल के बारे में। आज करेंगे हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है जिसमें 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। हरियाणा के प्राचीन नाम सेकंड वीडियो में मैं आपको करवा चुकी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हरियाणा की सीसवाल सभ्यता। हरियाणा की सीसवाल सभ्यता मैं करवा चुकी हूँ, साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता मैं पहले ही करवा चुकी थी 3 वीडियो में। आज हम वैदिक काल करेंगे। ये आप एसएससी लेवल ही नहीं, एचएससी लेवल के लिए ही नहीं, एसएससी लेवल रेलवे वगैरह सभी के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम ये इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे वैदिक काल को, क्योंकि ये एचएससी में भी पूछा जाता है और बाकी सभी में पूछा जाता है वैदिक काल को। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जब पतन हुआ, उसके बाद जो नवीन सभ्यता जो प्रकाश में आई थी, नवीन संस्कृति प्रकाश में आई थी, उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। हमने पढ़ा था कि रेडियो कार्बन C14 के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका टाइम पीरियड था 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। 1700 ईस्वी सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम था। फिर 200 साल तक कोई भी सभ्यता के बारे में पता नहीं चलता है। फिर आती है हमारी वैदिक सभ्यता, जिसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। और वैदिक सभ्यता को जो टाइम आया वो माना जाता है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का टाइम माना जाता है। और ये भी फिर आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, पूर्व वैदिक काल सभ्यता या ऋग वैदिक काल सभ्यता और उत्तर वैदिक काल सभ्यता। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका वैदिक काल है, इसका टाइम पीरियड मैंने अभी बताया 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का टाइम माना जाता है वैदिक काल सभ्यता का। और वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये ध्यान रखिएगा भाई, सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। वो जो आज के सेक्टर होते हैं इस हिसाब से वहाँ का सब कुछ रख रखाव था। सड़कें थी, नालियाँ थी, पानी का निकास था, घर थे, पक्की ईंटों के थे, सब कुछ था। वो नगर के हिसाब से था। लेकिन जो 200 साल उस पतन के बाद 200 साल बाद भी आई है ये सभ्यता, फिर भी ये क्या थी? नगरीय सभ्य ग्रामीण सभ्यता थी। ये लोग कबीलों में रहते थे, पहले झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। जाके उत्तर काल में जब उत्तर वैदिक काल आता है तब जाके ये ईंटों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम है वो 1500 ईस्वी पूर्व आए के आसपास भारत में आए थे। और सबसे पहले वो पंजाब और अफगानिस्तान को इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना भाई, पूछा जा सकता है किसको निवास स्थान बनाया था, तो वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था आर्यों ने। आर्य भाई इंडिया के नहीं है, ये विदेशी हैं, बाहर से आए थे। हमारी जो इंडियन मूल जाति है वो द्रविड़न है। द्रविड़ हमारी मूल जाति है और आर्य विदेशी हैं। इन्हीं आर्यों ने भारत में वैदिक समाज की स्थापना की, क्योंकि इन्होंने वेदों की रचना की थी। आर्य से हमें कि वेदों का ज्ञान हमें किन्होंने दिया था? आर्यों ने दिया था। और आर्यों ने वैदिक समाज की स्थापना की। इन्हीं के नाम पर हमारे जो देश है उसका नाम आर्यवर्त पड़ा था, आर्यों की वजह से ही। और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और उनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद है, इसे हम पूर्व वैदिक काल में पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद को, क्योंकि जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो पूर्व वैदिक काल में हुई थी। और बाकी जो 3 वेद हैं वे और उपनिषद, आरण्यक वगैरह जो कुछ भी पुराण वगैरह उन सब की रचना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन और कृषि। ये भी हम जब दोनों वीडियोस करेंगे पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, तो उसमें जानेंगे कि शुरुआत में उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में जाकर उन्हें जब वो लोहे की खोज कर लेते हैं तो वो उनका जो महत्वपूर्ण मुख्य व्यवसाय हो जाता है वो कृषि हो जाता है। लेकिन शुरू में जो पूर्व वैदिक काल में जो कृषि है वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी, जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि का जो कार्य है वो व्यापार के लिए शुरू हो गया था।
आगे देखते हैं, आर्य थे वो जो वस्त्र पहनते थे, उन्हें 3 नाम दिए थे, यानी 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जिनका नाम था नीवी, वास और आदिवास। भई नीवी है वो जब हम वस्त्र पहनते उनके नीचे जो कपड़ा पहना जाता था उसे नीवी कहते थे, वास जो कमर के नीचे का कपड़ा होता था उसे वास कहते थे, और जो चद्दर वगैरह, ओढ़नी वगैरह होती थी उसे कहते थे आदिवास। ये आर्यों के वस्त्रों के नाम थे। आर्यों के टाइम में 3 प्रकार के ऋण थे जिन्हें बहुत प्रमुख माना जाता था। वो कौन-कौन से ऋण थे? एक ऋषि ऋण था, एक पितृ ऋण था और एक देव ऋण था। इन तीनों ऋणों को महत्वपूर्ण माना जाता आर्यों के टाइम में। अब हम देखते हैं कि जो आर्य थे वो जब आए थे तो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने क्या-क्या मत दिए हैं आर्यों के बारे में कि आर्य कहाँ से आए थे। मैक्स मुलर ये विदेशी विद्वान हुए हैं जिनका मत है आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। और ये सबसे ज़्यादा माना गया मत है। सबसे ज़्यादा इतिहासकारों ने इसी मत के साथ गए हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। स्वामी दयानंद जो हमारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये इंडियन विद्वान हैं, इनका मानना है कि आर्य है वो तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनका मानना है कि वो उत्तरी ध्रुव या आ सकता है आर्कटिक ध्रुव या फिर ये भी कह सकते हैं सुमेरु पर्वत, सुमेरु सुमेरु पर्वत से आए थे। कौन? आर्य। किसने कहा है ये सब? ये कहा है बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। एक और विद्वान हुए हैं स्वामी पूर्णानंद जी। उनका कहना है कि जो आर्य हैं वो यूरेशिया से आए हैं। यूरोप और एशिया जो महाद्वीप हैं, जब वो दोनों महाद्वीप और एशिया महाद्वीप जब दोनों टच हो रहे हैं, उस जगह जगह को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। और इन्होंने कहा है स्वामी पूर्णानंद जी ने कि जो आर्य हैं वो यूरेशिया से आए थे। तो सबसे ज़्यादा जो इतिहासकार हैं वो सबसे ज़्यादा किसके मत पर गए हैं? मैक्स मुलर जी के मत पर गए हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। और कुछों का कहना ये भी है कि जो स्वामी पूर्णानंद जी है उन्होंने भी ठीक कहा है कि आर्य है वो पूरे यूरेशिया से आए थे। आगे देखते हैं कि जो वैदिक काल सभ्यता है उसमें पुरातत्व स्रोत कहाँ-कहाँ के मिलते हैं। पहले देखिए, जो आर्यों ने लौह की खोज की थी, देखिए भई, सबसे पहला पूछा जाए लौह धातु की खोज किसने की थी? तो आर्यों ने की थी। 1000 ईस्वी के बाद की थी, 1000 ईस्वी पूर्व के बाद की थी। ये जो वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। जब हम उत्तर वैदिक काल में आएँगे तो हम देखेंगे कि लोहे की खोज हुई थी, और जिसके बाद से पशुपालन था वो सेकंड स्थान ले लिया था और कृषि ने पहला स्थान ले लिया था, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे से फिर कृषि करना आसान हो गया था। और लौह धातु को श्याम एस के नाम दिया गया था, ये ध्यान रखना। और तांबे को लोहित एस कहा जाता था। तांबे को लोहित, कभी लौह धातु है तो लौह को लोहित एस समझो, नहीं, तांबे को लोहित एस कहा जाता था। और लौह धातु थी उसको श्याम एस कहा जाता था आर्यों के द्वारा। और पूछा जाए मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग किया था। जो हमने सिंधु घाटी पढ़ी थी उसमें देखा था कि पहले तांबे का प्रयोग किया जाता था, फिर उसमें टीन को मिलाया गया, और टीन को मिलाने के बाद नई धातु बनाई। किन्होंने? सिंधु घाटी के लोगों ने क्या बनाई थी? कांस्य धातु। और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था, ये बात भी ध्यान रखना। लेकिन जो आर्य थे, जब उत्तर वैदिक काल में जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने लौह धातु का आविष्कार किया था। अब देखते हैं जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो वैदिक काल से संबंधित जो पुरातत्व स्रोत मिले हैं दो, वे कौन-कौन से मिले हैं वो देखते हैं। एक स्रोत मिला है हमें मध्य एशिया के बोंग्सकोई नामक स्थान पर एक अभिलेख मिला है 1400 ईस्वी पूर्व का। देखिए, आर्य आए थे 1500 ईस्वी पूर्व, तो 100 साल बाद का, आर्यों के भारत में आने के 100 साल बाद का एक अभिलेख मिला है। क्योंकि देखिए ईस्वी पूर्व है उसकी काउंटिंग उल्टी होती है भाई। ईस्वी पूर्व की पहले 1500 ईस्वी पूर्व आया, फिर 1400 आएगा, फिर 1300 आएगा, तो ईस्वी पूर्व की जो काउंटिंग होती है वो उल्टी होती है। तो 100 साल बाद का एक अभिलेख मिला है जिसमें है वैदिक काल के 4 देवताओं के नाम मिले हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य को अश्वनी भी नाम कहते हैं, और ये चिकित्सा के देवता हैं भाई। किसके देवता थे? चिकित्सा के देवता थे, यानी विपत्ति हरण के देवता थे। ये हम जब पूर्व वैदिक काल करेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे
कि किस देवता का क्या कार्य था और किस देवता को किस डिपार्टमेंट में रखा गया था, ये सब हम देखेंगे। क्योंकि देवताओं को 3 भागों में बाँटा गया था, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। इन भागों में देवताओं को बाँटा गया था और उनके अलग-अलग कार्य थे। ये सब पूर्व वैदिक काल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। एक और हमें भई पुरातात्विक अभिलेख मिला है, क्या मिला है कि तेलुअल अमनो नामक से मिट्टी की एक तख्ती मिली है। ये जगह है तेलुअल अमनो नाम स्थान है, जहाँ से एक मिट्टी की तख्ती मिली है, जिसमें बेबीलोन के जो शासक हैं, उनके जो नाम हैं, वो भारत के जो आर्य शासक थे, उनके नाम के जैसे हैं। ये 2 स्रोत मिले हैं, पुरातत्व स्रोत मिले हैं वैदिक काल सभ्यता से, इनका भई ध्यान रखना। अब देखते हैं लिखित अभिलेख क्या मिले हैं किनके, वैदिक काल के। देखिए वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा है, पूर्व वैदिक काल और दूसरा है पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। एक पूर्व वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी ऋग्वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल में जो बाकी वेद थे उनकी, और जो पुराण थे, आपके उपनिषद थे, वेदांग थे, उन सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईस्वी पीरियड से 1000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। और ऋग्वेद में हमें धर्म का ज्ञान मिलता है। ऋग्वेद में हमें धर्म का ज्ञान मिलता है। थोड़ा हम ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ दिया हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है भाई? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। और इसमें जो श्लोक होते हैं, श्लोक, इनके श्लोकों को ऋचाएँ बोला जाता है। श्लोकों को क्या कहता है? कहा जाता है ऋचाएँ। एक वीडियो अलग से बना देंगे भाई, जिसमें वेद, चारों वेद, वेदों के बारे में, उनके उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, ये सब एक अलग से वेदों के बारे में बना देंगे। क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछा गया है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, जो ब्राह्मण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ये सब पूछा गया है, तो अलग से एक वीडियो बना देंगे वेदों की। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का एक 10 मंडल है। 10 मंडल में जो पहला और 10वां मंडल है वो नया मंडल है। पूछा जाए ऋग्वेद के नए मंडल कौन से है, तो पहला और 10वां मंडल नया मंडल है ऋग्वेद का। और ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और ये गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को लिखा है। कहा जाता है कि जो अनार्य होते थे, भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते थे, उन्हें आर्य बनाने लेके के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता था। और गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है, यानी सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता था, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए। फिर आता है जो ऋग्वेद का एक 7वां मंडल है। 7वां मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। ये दशराज युद्ध क्या था भाई? जो आर्य आए थे, जो भरत जन था। देखिए भाई, ये जन है, क्या है ये जन? ये हम पूर्व वैदिक काल में जब हम पढ़ेंगे, जब प्रशासन को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला परिवार होता था, फिर ग्राम होता था, फिर विश्व होता था और फिर जन होता था। जन सबसे बड़ा होता था। तो जो भरत जन था, भरत जन के जो राजा थे, भरत जन के राजा थे सुदास। भरत जन के राजा थे सुदास। उनके बीच में और भारतीय जो मूल के राजा थे, 10 राजा भारतीय मूल के इकट्ठे हुए थे और एक तरफ से आर्य के सुदास राजा। उनके बीच में एक युद्ध हुआ था, जो युद्ध 10 साल तक चला था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। भाई भरत भरत पूछा जाए किस जन की विजय हुई थी? भाई देखो, नेतृत्व तो किया था सुदास ने, लेकिन जीता कौन था? भरत जन। जो सुदास थे वो भरत जन की तरफ से थे, यानी आर्य थे। और जो 10 राजा थे, जो 10 राजा थे भारतीय मूल के, द्रविड़ द्रविड़ राजा थे, या भारतीय मूल के राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। उनका नेतृत्व किया था मेद ने। किसने किया था? मेद ने। जिसमें जो भरत जन थे यानी सुदास थे, वो जीते थे। और इन्होंने जो द्रविड़ राजाओं थे उन्हें दास की संज्ञा दी थी। यानी पूछा अभी जा सके तो जो द्रविड़ अनार्य थे, उनका नेतृत्व किसने किया था? उनका नेतृत्व मेद ने किया था। और ये जो युद्ध है, ये पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो आज की रावी नदी है। ये भी हम आगे देखेंगे कि वैदिक काल में जो आज की नदियां हैं उन्हें किन किन नाम से जाना जाता था। और पूछा जाए भाई इनके पुरोहित कौन थे, किनके, जब ये युद्ध लड़ा गया तो इनके पुरोहित कौन थे? तो विशिष्ट थे। जो विशिष्ट थे,
महर्षि वशिष्ठ थे, वो थे द्रविड़ जो राजा थे उनके उनके जो वशिष्ठ थे वो सुदास के पुरोहित थे। सुदास के पुरोहित थे। और जो विश्वामित्र थे जिन्होंने गायत्री मंत्र का वही लिखा है, वो द्रविड़ जो राजाओं थे उनके पुरोहित थे। आगे देखते हैं, आगे है 9वां मंडल है, उसमें सोम रस का वर्णन किया है जो सोम देवता को समर्पित है। जो ये सोम देवता है ये वनस्पति के देवता है। 10वें मंडल में है वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है और ये कर्म आधारित थी। ये बात ध्यान रखना भाई, पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधार थी, यानी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रीय। ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण व्यवस्था थी पूर्व वैदिक काल में ये कर्म आधारित थी और उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गई थी। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में के 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था मिलती है वो कर्म आधारित मिलती है। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का माना गया है। उत्तर वैदिक काल में किस किस की रचना हुई? सामवेद की, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण और उपवेद जो भी थे उन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये हम बिल्कुल डिटेल में उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल है वो हम बिल्कुल डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाकर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें उसमें उसका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन चारों को पढ़ना है। क्या कुछ था, कैसे प्रशासन को बांटा गया था, कैसे राजा कार्य करता था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी, देवताओं को क्या कुछ स्थान मिला हुआ था, ये हम अलग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए वेदांग थे, वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, पद, छंद, निरुक्त और ज्योतिषी, ये 6 वेदांग है। पुराणों की संख्या 18 है। ये थोड़ा सा मैंने डिटेल बताया है, डिटेल में हम जब वेद करेंगे तब इनके बारे में करेंगे। अब एक बार देख लेते हैं जो वैदिक काल में नदियां थी, जो आज की नदियां हैं, उन नदियों को किस नाम से पुकारा जाता था वैदिक काल में, या वैदिक जो ग्रंथ है, ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें क्या नाम दिए गए हैं। कुरुब है वो आज की कुर्रम जो नदी है उसका नाम था। आज की जो व्यास नदी है उसको विपाशा नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। काबुल नदी है उसे कुंभा नाम से जाना जाता था और जो आज की गंडक नदी है उसे सदानीर नदी के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी को विस्तृता नदी के नाम से जाना जाता था। आज की जो हरियाणा में ये घग्गर नदी है, जो सिंधु घाटी के लोग, सीसवालिये लोग सबसे पहले हरियाणा में कहाँ बसे थे? दृश्यवती नदी के पास बसे थे, तो वो आज की घग्गर नदी है। अश्विनी नदी को चेनाब नदी है उसे अश्विनी नदी के नाम से जाना जाता था और रावी नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। ये बिल्कुल ध्यान रखना भाई, क्योंकि जो दसराज का युद्ध हुआ था वो इसी नदी के किनारे पर हुआ था। और सतलुज नदी है उसे जानते थे स्तुर्दी नदी के नाम से जानते थे। यानी ऋग्वेद में इन नदियों के ये नाम दिए हुए हैं। वर्तमान की जो नदियां हैं उनके नाम ये नाम दिए हुए हैं। ये ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो अलग अलग से पढ़ेंगे। उनका राजनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन बिल्कुल डिटेल से पढ़ा जाएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठते हैं और जरूर पूछे जाते हैं। ये हमने आज का थोड़ा क्या पढ़ा है, वैदिक काल। ये वैदिक कहाँ से आए थे, किस विद्वानों ने इनको कहाँ का बताया है, कहाँ से इनके पुरातत्व स्रोत मिले हैं और क्या, ये हमने आज पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।